चलो भाई सुनो सुनो सुनो। तो पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं थर्मल इंजीनियरिंग एक्चुअली क्या होती है, उसका हम डिस्कशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो पहले इसको डिस्कशन करते हैं। जैसे आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी, आपने अभी आप क्या क्या आगे सब्जेक्ट पढ़ेंगे अगले। तो सबसे पहला जो इंजीनियरिंग के फील्ड में सबसे अगर टफ सब्जेक्ट की अगर बात, टफ तो नहीं बोल सकते, टफ बोलना सही शब्द नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की बात करूं तो उसका नाम है हमारा थर्मल इंजीनियरिंग। अब थर्मल इंजीनियरिंग में इतना इंजीनियरिंग क्यों लगा दिया, इसको एक्चुअली बोलते थे थर्मोडायनामिक्स। इसका एक्चुअल जो नेम है, जो हम लोग फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर नेम देखें, उसका नाम है थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स में क्या होता है, एक सिंपल सी बात बताओ, आप लोगों ने किसी ने ऐसा देखा कभी अगर इंजन ऑयल खत्म हो जाए बाइक में तो क्या होगा? आप बाइक चला रहे हो और बाइक का इंजन ऑयल खत्म, इंजन ऑयल डालते हैं ना अलग से, तो क्या होगा बताओ, सोच के बताओ। बहुत बहुत बढ़िया, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिंपल लॉजिक, गाड़ी जो है वो सीज हो जाएगी। गाड़ी सीज क्यों हुई? ठीक है, काफी लोग सही से आंसर आ रहे हैं। अरे नहीं, आंसर बताओ, जो मर्जी बताओ, कोई दिक्कत नहीं, गलत चलेगा। तुम सही बताओगे फिर गलत कौन बताएगा? चौक में, ठीक है, नहीं चौक नहीं, चौक और सीज में अलग अलग फर्क है। मैं पेट्रोल नहीं खत्म हुआ, आई एम अगेन पेट्रोल खत्म नहीं हुआ, खत्म क्या हुआ है? इंजन ऑयल, जो आप जिसे मोबिलाइल बोलते हो ना, वो मोबिलाइल खत्म हो गया उसका। लुब्रिकेंट नहीं रहेगा तो एक्सपैंड हो जाएगा ना, पिस्टन एक्सपैंड हो जाएगा। अब पहले एक थोड़ा डिस्कशन करते हैं, तो थर्मल इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए आपके पास ऐसे करके ना, आप सबने इंजेक्शन देखा है? इंजेक्शन में एक होलो एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर एक पिस्टन टाइप का रहता है। तो जो होलो सिलेंडर है वो ये है, इसमें जो रबड़ की कॉक लगी होती है उसे हम लोग बोलते हैं पिस्टन। जिसको आता हो प्लीज चुपचाप सुनना, हो सकता है आपको नॉलेज हो, आई नो, बट थोड़ा फिर भी सुनना। और जिससे आप उसको प्रेस करते हो उसको बोलते हैं हम लोग कनेक्टिंग रॉड। ये इंजन हमारा ऐसा ही होता है। इंजन में जो ये होलो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर, इसको बोलते हैं पिस्टन, और इसको बोलते हैं हम लोग कनेक्टिंग रॉड, सीआर बोलते हैं। इसको हम लोग प्रेस कर रहे हैं, हम लोग यहां प्रेस करते हैं इंजेक्शन के अंदर, यहां से कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड। अभी धीरे धीरे आएगा, सेकंड टर्म में भी एक आईसी इंजन है नेक्स्ट सेमेस्टर में आपका, वहां पर ही और क्लियर हो जाएगा। वहां पर हम लोग इंजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। होता क्या है, जब ये पिस्टन चलता है ना इसके अंदर, तो सोचो इस तरीके से कुछ ऐसे हीट क्रिएट होती होगी, और जो हीट क्रिएट होती है, हाँ फ्रिक्शन से हीट क्रिएट होती है, तो उस हीट को हमें ना धीरे धीरे कम करना पड़ता है। अगर हीट कम नहीं हो तो पता क्या होगा, एक प्रॉब्लम है हीट के साथ। दुनिया में अगर किसी भी चीज को आप गर्म करोगे तो फैल जाती है। अब छुट्टियों की बात ले लो, छुट्टियां गर्मियों में फैल जाती हैं, सर्दियों में छोटी हो जाती हैं। इंसान गर्मियों में फैल के सोता है और सर्दियों में एग्जैक्टली सिंपल। किसमें? हाँ हाँ, ये हर इसीलिए मैं इंजीनियर्स को रिकॉर्डिंग करके नहीं पढ़ा था, गड़बड़ हो जाती है। हाँ गड़बड़ हो जाएगी ना, हाँ ये कट कर देना, ठीक है, कट कर देना हाँ हाँ कोई दिक्कत। तो कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन और सिलेंडर, इसका मतलब अगर मोबिल ऑयल खत्म हो गया तो क्या होगा, हीट ज्यादा हो जाएगी। अब देखो होता क्या है, इसको हम लोग नॉकिंग बोलते हैं इंजीनियरिंग की भाषा में। पिस्टन जो होगा ना, पिस्टन ये इस गर्म होने से फैल जाएगा। फैलने से क्या होगा, ध्यान से, कुछ इस तरीके से होता है, एक्चुअल में ही ऐसा हो जाता है, ये इस तरीके से, ये समझ रहे हो, ये इस तरीके से जो आपका सिलेंडर है ना, यहां से गर्म होकर फैल गया और अटक गया, स्टक हो गया, इसे बोलते हैं इंजन सीज हो गया। समझ आया, इंजन सीज हो गया। अब ये स्टक हो गया, आगे बढ़ेगा ही नहीं। स्टक, जब पिस्टन स्टक हो जाए ना सिलेंडर के अंदर, उसे बोलते हैं क्या हो गया, सीज हो गया। हमने कहा सीज क्यों हो गया, तो गड़बड़ हो गई। क्या सीज हो क्यों रहा है, वो सीज हो रहा है हीट बनने की वजह से। किसकी बनने की वजह से? हमने कहा हीट कम करो भाई, हीट कम करो। तो कैसे हीट कम करेंगे? हमने कहा भाई लुब्रिकेंट या मोबिल ऑयल ले आओ। इसका मतलब यह है कि हीट बन क्यों रही है, पहले तो वो समझ आए ना, ना अभी अगला पॉइंट, क्योंकि आप जो पिस्टन से वर्क करा रहे हैं ना, वो वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा है। भाई आपने क्या किया, पिस्टन काम कैसे करता है, अब ध्यान सुनना। मैं आपको इंजन का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप मैकेनिकल इंजीनियर है, आपको बाद में भी काम आएगा। आप पेट्रोल डाला, पेट्रोल को आपने स्पार्क दिया, स्पार्क से पेट्रोल के अंदर हीट बनी, वो हीट जाके पिस्टन पे टकराई, यहां टकराती है ऐसे, यहां पर। अभी प्रोसेस होता है पूरा, गिविंग एग्जांपल, एक इनिशियल एग्जांपल है। तो उसने क्या किया, उस हीट ने पिस्टन को कंप्रेस किया, तो पिस्टन ने चलना शुरू किया, फोर्स ऊपर से लगी और डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, पॉज करना एक बार। अब हमें एक बात समझ आई कि हमने पिस्टन को दिया वर्क, वो वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया। उस पिस्टन से हमने अपना काम, जो इंजन भी घुमा लिया और प्लस कुछ हीट भी क्रिएट हो गई।
कुछ हीट साइलेंसर से बाहर निकल गई। भाई जो आप जो पेट्रोल यूज कर रहे हो उससे काम कहां कर रहे हो? इसका मतलब समझ आया वर्क किस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उससे पहले हीट पेट्रोल से बनी थी, वो किस में कन्वर्ट हुई थी? बस यही है थर्मोडायनेमिक्स। पूरी थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर अभी नहीं, अभी और भी जो 4-5 सेमेस्टर पढ़ोगे आप लोग, 3-4 सेमेस्टर में, वहां पर्पस यही है, या तो हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहे होंगे या वर्क को हीट में कन्वर्ट कर रहे होंगे। आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, हीट को वर्क में या वर्क को हीट में, कौन सा बेटर है? पहला वाला पार्ट या दूसरा वाला पार्ट? पहला वाला। ऑब्वियस सी बात है, हमें तो काम चाहिए ना, वर्क चाहिए। हम किसी मशीन से एक ही चीज चाहते हैं, वो है वर्क। ज्यादा यस मत करो, गड़बड़ हो जाएगी, कम यस करो, बहुत ज्यादा जोश में यस कर जाते हो, ठीक। तो हीट से वर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेसिक फंडामेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हाउ टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क, ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी ऑफ हीट? हीट की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क की क्या होती है? जूल। भाई दोनों सेम ही तो होती हैं। एक्चुअली क्या होता है, एनर्जी जो होती है ना, उसके दो टाइप होते हैं, लिखने की जरूरत नहीं, सुनो शांति से। एनर्जी के दो टाइप होते हैं, एक होता है वर्क और एक होता है हीट। जब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाएंगे तो वहां समझेंगे, जो वर्क होता है इसे बोलते हैं हाई ग्रेड एनर्जी। क्या बोलते हैं? हाई ग्रेड एनर्जी। और हीट को क्या बोलते हैं? लो ग्रेड एनर्जी। क्या बोलते हैं? लो ग्रेड एनर्जी। और जनरली हम हीट्स को वर्क में कन्वर्ट करना चाहते हैं। लो ग्रेड का मतलब यह है 100% हीट को आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन 100% वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल वर्क को इलेक्ट्रिक प्रेस हीट में कन्वर्ट कर देती है, करती है ना। प्रेस क्या काम कर रही है? इलेक्ट्रिकल वर्क मिला, उसको हीट में कन्वर्ट कर दिया। हम लोग मैकेनिकल की बात कर रहे हैं। मैकेनिकल का मतलब यह है जिसके अंदर कौन सी एनर्जी हो, जिसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी दो चीज से मिलकर बनती है, एक काइनेटिक और दूसरी पोटेंशियल। दोनों का मतलब समझो, अगर कोई भी चीज मोशन में हो तो वो काइनेटिक एनर्जी। पंखा चला दूं तो काइनेटिक एनर्जी, मैं चलना शुरू कर दूं तो काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो अगर कोई भी चीज मोशन में है तो कौन सी एनर्जी? एग्जैक्टली। तो काइनेटिक एनर्जी हमें समझ आ गई क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? दुनिया में किसी भी चीज की पोजीशन, क्या बोला मैंने? अर्थ के कंपेयर में ऊपर उठा दोगे इस चीज को, किसी की पोजीशन चेंज कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी, किसी की शेप चेंज कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी। किस चीज से बनती है पोटेंशियल? या तो पोजीशन चेंज करने से या फिर नमस्ते। अगर मान लीजिए, और इन दोनों को जब मैं मिक्स करता हूं तो कौन सी एनर्जी बनती है? मैकेनिकल एनर्जी। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो मैकेनिकल एनर्जी दो चीज से मिलकर बनती है, काइनेटिक, पोटेंशियल। हम लोग इस हीट का क्या काम किया? हमने पिस्टन में काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, इस काइनेटिक एनर्जी को हमने वर्क में यूज कर लिया, क्योंकि है तो एनर्जी ना। हम एनर्जी को अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? वर्क में। अब होता क्या है थर्मोडायनेमिक्स में, बल्कि थर्मोडायनेमिक्स में तो नहीं, खाद्य में बोलूं तो मैं मैकेनिक्स भी बोलना सही नहीं है, मैकेनिक्स से सही वर्ड है इसमें। आपके पास एक थ्योरम आती है, उसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या बोलते हैं? मतलब आपने काइनेटिक एनर्जी जो प्रोड्यूस करी उसको आप वर्क में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो। करके दिखाता हूं तुम्हें एक बार में, शायद तुम्हें बचपन के कुछ फॉर्मूले याद हो तो समझ आ जाएगा। अभी हो सकता है कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसमें कुछ कुछ चीजें नहीं समझ आए, एट द एंड में समराइज करूंगा सबको, ठीक है। देखो आपने क्या किया, आपको पता है जो फोर्स जो वर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये होता है। चलो वर्क बराबर, अब आपको पता है फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे पता है वाली बात, इसको डीडब्ल्यू लिखूं बेटर रहेगा, डेरिवेटिव पढ़ा है आप लोगों ने? डीएस। मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डीएस। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? डीवी बाई डीटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, और इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट के नीचे ले जाओ तो dw बराबर आ गया मास, और ये हो गया dv वेलोसिटी इनटू ds बाई dt। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। अब ये तुम्हें क्यों नहीं पता? क्योंकि तुम्हारी बेसिक नॉलेज खराब है। अगर इसको नहीं समझ आ रहा, उसकी बेसिक नॉलेज खराब है। अब तुम सोचो मैं तुम्हें नया बता रहा हूं, नया नहीं बता रहा, ये मैकेनिक्स का पार्ट है। अप्लाइड मैकेनिक्स में चैप्टर था जिसका नाम था लॉज ऑफ मोशन, उस चैप्टर के अंदर था ये। अब वो पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने, अब वो गलती से कहीं यूज हो जाता तो समझ नहीं आता, ठीक। तो मास इनटू डीवी ये होता है v वेलोसिटी। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। तुम्हें नहीं समझ आया चिंता मत करो, ये टोटल वर्क आ गया। मास कॉमन ले लिया, यहां पर कहां से? इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। तो मैंने इसे इंटीग्रेट करा, ये आया v²/2। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, इस dv/bv इंटीग्रेट करोगे तो v²/2 आता है इनिशियल से फाइनल तक। नाउ w बराबर क्या आ गया? पहले लिखो फाइनल, तो m बाहर आ गया, ये लिखा फाइनल वेलोसिटी बाई 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2।
तो यहां पर वर्क कितना आ गया, अब इसको अलग कर लो, mv²/2 माइनस mu²/2। इतना फास्ट इसलिए करा रहा हूं क्योंकि तुम्हें करना नहीं है, ये मैकेनिक्स में खत्म हो चुका है, ये तुम्हें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करनी है। W बराबर क्या हुआ, हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ये सुना सुना फॉर्मूला लग रहा है कुछ कुछ। अब ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। यहां पर v है तो फाइनल है, यहां पर u है तो इनिशियल है, तो इसे बोलूंगा मैं वर्क बराबर हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा अल्टीमेटली, वर्क में। बात समझ आई? मतलब अगर आप किसी भी चीज को विद द हेल्प ऑफ हीट या विद द हेल्प ऑफ एनर्जी अगर आप मूव करवा दे रहे हैं तो वो आपको क्या दे देगा। अगर हम इस पंखे को इलेक्ट्रिक एनर्जी अभी रेस्ट पे है तो इसकी इनिशियल 0 है, फाइनल कुछ ना कुछ आ जाएगी, तो ये क्या काम करेगा, ये हवा को खींच खींच के भेजेगा नीचे की तरफ। तो अगर आप कहीं पर भी काइनेटिक एनर्जी आज के बाद देखें तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। लेकिन इस काइनेटिक एनर्जी के लिए चीज को मोशन में आना पड़ेगा, तो मोशन हम किससे करवा रहे हैं, हमने हीट से मोशन करवा सकते हैं, हीट से आप डायरेक्ट वर्क करवा सकते हो। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, ये सब बेसिक क्यों पढ़ाया, फालतू चीजें, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें लगता है हमें तो ये चीजें तो बड़ी आसान है, थर्मल तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आपको बेसिक नहीं आता इसलिए बता रहा हूं। थर्मल आसान तो है लेकिन कुछ जो चीजें टफ थी वो सुनो। हमने क्या किया, हमने हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है। मेथड बहुत सारे हो सकते हैं। पहला मेथड, आपने पावर प्लांट देखा है? Yes. सुना है पावर प्लांट, देखा नहीं, सुना तो होगा। क्या काम होता है पावर प्लांट का, स्टीम या कोयले से बिजली बनाना, ये तो होता है। कोयले से स्टीम बनेगी, स्टीम से बिजली बन जाएगी, ठीक। काम क्या है, जो कोयले से हीट बनाई, उस हीट ने पानी को भाप बनाया, भाप बनते पानी ने चलना शुरू किया, पानी की काइनेटिक एनर्जी, उस पानी जाके टरबाइन को घुमाया। टरबाइन समझते हो आप लोग, टरबाइन घुमा, कौन सी एनर्जी बनी, काइनेटिक, उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, वर्क में, इलेक्ट्रिकल वर्क में, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, इंजन की बात करते हैं। इंजन में क्या किया, पेट्रोल भेजा, पेट्रोल जला, क्या बनी, हीट बनी, हीट ने पिस्टन को हिट किया, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क में कन्वर्ट हो गई। बात समझ आई? तीसरा एग्जांपल बताओ, दो तो मैंने बता दिया, तुम क्या बताओगे फिर, तीसरा एग्जांपल बताओ, सोचो 2 मिनट सोचो। हाँ, पावर प्लांट हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, तीसरा बताओ एग्जांपल जहां पर भी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक्चुअली तीसरा एग्जांपल और अगर बेटर लो आप तो आप वर्क को हीट में कन्वर्ट करने का एग्जांपल ले सकते हो। जानते हो क्या होता है, फ्रिज कैसे काम करते हैं, जनरेटर भी एग्जांपल हो गया। हाँ, फ्रिज कैसे काम करते हैं, फ्रिज में जो आप कंप्रेसर लगा होता है ना, तो हम कंप्रेसर से जो काम कराते हैं वो ठंडा करने में हेल्प करता है। कैसे करता है बाद में बताऊंगा, वो आरएसी पूरा आएगा। हाँ, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल वर्क है ना, मैकेनिकल नहीं हुआ। मैं मैकेनिकल वर्क की बात कर रहा हूं जहां पर चीजों में क्या हो, मोशन हो। मैकेनिकल एनर्जी ना, मैकेनिकल एनर्जी तो हो, वो है नहीं। खैर कोई बात नहीं याद आए चिंता नहीं करनी, मैं आपको बेसिक बता रहा हूं। इसका मतलब पूरी थर्मल इंजीनियरिंग में, क्योंकि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ रहे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट थर्मल इंजीनियरिंग। हमारा पर्पस क्या है, हम जो हीट को पढ़ेंगे उस हीट को अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट करेंगे, वर्क में। बेसिक देखो, डिप्लोमा लेवल पे अगर तुम्हें ये भी समझ आया बहुत बड़ी बात है कि हमें करना क्या है, हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इस मार्कर से मुझे दरी बनानी है, ये लॉजिकल है फिर भी बता रहा हूं। इस मार्कर से मुझे क्या बनानी है, दरी। प्लास्टिक से टी शर्ट बनना शुरू हो गई, डोंट वरी, प्लास्टिक से टी शर्ट बन रही है। अब मुझे दरी बनानी है तो पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके धागे बनाने पड़ेंगे। भाई प्लास्टिक के धागे बनेंगे, दरी बन जाएगी, बड़ी चीज थोड़ी है उसमें कोई। अब चटाई देखी, चटाई, अब प्लास्टिक के धागे बनाने के लिए पहले से मेल्ट करना पड़ेगा, तो पहली स्टडी करनी पड़ेगी कितने पे तो मेल्ट होता है। स्टडी नंबर 1, मतलब इसे पिघलाऊंगा नहीं, पहले पढ़ूंगा कितने पे मेल्ट होता है, ठीक है। मेल्ट होने के बाद फिर मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, धागे बनाने पड़ेंगे, तो देखना पड़ेगा कितना खिंच के टूटता नहीं है ये, इसकी स्ट्रेंथ चेक करनी पड़ेगी। मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं। अब जब मैंने स्ट्रेंथ चेक कर ली, उसके बाद मैं इसको कितना पतला धागा बना सकता हूं, फिर ये कितने दिन तक काम करेगा। पंखे की उम्र 1200 साल होती है। पंखा, कभी आपने पंखड़ी टूटते हुए देखी, कभी आज तक चलते थे पंखड़ी टूट के गिर गई हो, कभी टूटेगी। रेलवे के 2 टायर कभी निकल, कितना ही हैवी एक्सीडेंट हो जाए, रेलवे का भी टायर नहीं निकलते, एग्जॉस्ट तब टूटती है, अटक जाती है। जो जहां रिविट लगी यहां से खुलते हुए देखी कभी आपने, नहीं, कभी निकलेगी नहीं। अकॉर्डिंग टू माय टीचर, मेरा नहीं है, मेरे टीचर जो ऑलरेडी जो आईएएस रैंक 2 थे वो बताते थे कि पंखे की उम्र 1200 साल होती है। पंखा कभी अपने आप, आपने देखा पंखे चल रहे हैं, ले लिया और कई बंदी खराब ही नहीं हुआ,
कंडेंसर बदलता है तो बस, या कहीं फूक गया तो पूरा चेंज, मोटर बदलती है, ये कभी नहीं बदलता अरेंजमेंट, मैकेनिकल अरेंजमेंट जो है ये कभी नहीं बदलता। अब तो हमारी पूरी थर्मल इंजीनियरिंग में अगर हमें हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है तो हमें हीट को स्टडी करना पड़ेगा ना, हाँ या ना। इसका मतलब देखो साइंस क्या कहती है, एक सिंपल मेरा सेंटेंस था हमेशा की तरह, साइंस ये बोलती है क्या आप तूफान को रोक सकते हो, तो साइंस बोलती है यस, अगर ये पता जाए तूफान आता कैसे है। डॉक्टर का मतलब क्या है, डॉक्टर बुखार खत्म नहीं करता, वो पहले पूछता बुखार आया कैसे, अगर उसे बुखार आने के सिम्टम्स पता लग जाए तो खत्म करने में पता लग जाएंगे। अगर कोई बैक्टीरिया खत्म करना है तो पहले बैक्टीरिया की नॉलेज लो वो है क्या। भाई दुश्मन को खत्म करने का क्या लॉजिक है, पहले पता करो दुश्मन का लॉजिक क्या, कहां रहता है, क्या होता है, पूरा उसका जुगाड़ बनाओ। एग्जैक्टली तो हमें अगर हीट को वर्क में कन्वर्ट करना है तो हमारी मेन स्टडी किसकी रहेगी, हीट की, और दूसरी स्टडी किसकी रहेगी, एग्जैक्टली। तो पूरी थर्मोडायनामिक्स में दो ही स्टडी पढ़ते हैं, हीट और वर्क। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे समझ आया। अब हीट जो वर्क का फॉर्मूला होता है जो मैंने ऑनलाइन लास्ट क्लास में भी कराया था, दैट W = PdV। नहीं कराया कोई बात नहीं, ठीक है, आपको नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं। Q = TdS, ये दो फॉर्मूले होते हैं, वर्क का होता है PdV और Q का होता है TdS। अब यहां पर जो T होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग टेम्परेचर, और S को बोलते हैं एंट्रोपी। एक मिनट इसे पॉज करना। यहां पर ऐसे एंट्रोपी, ये आगे के पढ़ेंगे। P यहां पर क्या है, प्रेशर, V क्या है यहां पर, वॉल्यूम। अब सुनो बहुत ध्यान सुनना, अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, अगर मान लीजिए आपने एरिया का एक फॉर्मूला पढ़ा है, एरिया का एक फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ, होता है क्यों नहीं होता। अगर मैं इसका मैथमेटिकली एक ग्राफ बनाऊं ऐसे करके, अब आप वो चीजें छोड़ दो जो बचपन में करते थे। बचपन में हम क्या करते थे, ये y होता था, x होता था। अब हमने क्या करा, इसको लेंथ लिखा, इसको विड्थ लिखा, ठीक है। इस एक्सिस को क्या मान लिया, l, इसको मान लिया b, अपनी मर्जी से हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो तो क्या होगा, ये l और b से मिलकर क्या बना है, तो जब मैं यहां पर ये जो एक लाइन खींची और इसके नीचे का पूरा ये मैं निकालूंगा ना, एरिया आएगा, ये और आएगा ना l × b। कल को मैं लिखा वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैंने ग्राफ बनाया, उस ग्राफ में लिखा, यहां लिखा फोर्स और यहां क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट, और मैंने एक लाइन खींची और नीचे का पूरा एरिया निकाला। बताओ ये एरिया मुझे क्या देगा, वर्क देगा। बात समझ आई, कैसे हम किसी फॉर्मूले को ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। हम आपको पूरी थर्मोडायनामिक्स में सबसे मुश्किल लगेंगी चीजें, वो लगेंगी ग्राफ। लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, उसका ग्राफ बना देंगे, और आप बहुत दिन तक सोचते हो कि ग्राफ क्यों बनाया गया, इस ग्राफ का लॉजिक क्या है बनाने का। तो सिंपल समझो, ग्राफ का लॉजिक बताता हूं तुम्हें। आपको हीट निकालनी है, आप जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से पढ़ के आए थे उसका यूज होता है इस वाले, इसमें यूज फिलहाल अभी उतना बेटर नहीं हो पा रहा। तो आपने क्या किया, एक बार पॉज करना। अब यहां सुनो, यहां पर आपने लिखा T, यहां लिखा आपने S इज कॉल्ड एंट्रोपी। एंट्रोपी हम लोग डिस्कशन करेंगे बाद में। यहां पर लिखा आपने P, यहां पर लिखा आपने V, वॉल्यूम। बताओ TS ग्राफ किसके लिए बनाया जाएगा, क्या निकालने के लिए, हीट निकालने के लिए। TS ग्राफ का जो एरिया आएगा वो क्या देगा, हीट देगा। जो P और V ग्राफ का एरिया आएगा वो क्या देगा, वर्क देगा ना भाई। तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स में जितना आपके सिलेबस में है, सिर्फ दो ही ग्राफ बनेंगे, पीवी ग्राफ बोलते हैं इनको, या फिर टीएस ग्राफ। इसे फिजिक्स की भाषा में या थर्मल की भाषा में डायग्राम बोलते हैं, ग्राफ नहीं बोलते। हमारे डायग्राम यही है, ठीक है, पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। पीवी डायग्राम आपको क्या देगा, वर्क नहीं देगा। पीवी डायग्राम में जो एरिया होगा वो वर्क देगा, जो टीएस डायग्राम का एरिया होगा वो क्या देगा, वो हीट देगा। तो पूरी थर्मल के अंदर हम डायग्राम बनाते फिरेंगे। अभी डायग्राम को बताने से पहले हर डायग्राम की शेप अलग अलग होती है। एक चीज और सुनो, इतनी बात समझ आई। तो पूरी थर्मल में हम स्टडी किसकी कर रहे हैं, एक्चुअली हीट और वर्क की। इनके बेसिक फॉर्मूले ये हैं, हम लोग को ड्राइव करेंगे बाद में। अच्छा ये मैं तुम्हें ड्राइव करके बताता हूं कहां से आया। वर्क जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट। चलो ये पिस्टन देखो जरा, एक बार ध्यान से देखना भाई। ये पिस्टन था, ये समझ लो मैंने सिलेंडर बनाया नहीं है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी होगी। सिलेंडर को ऐसे भी बना सकते हैं हम चाहें तो। मैं जरूरी नहीं कि सिलेंडर को ऐसे बनाऊं हमेशा, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आपने ऐसे बनाया, ये भी सिलेंडर, राउंड सिलेंडर ही है ये। अगर मैंने ऐसे बनाया तो ये राउंड जो पिस्टन होता है वही है ये,
ठीक है, तो ये प्रोजेक्शंस बनाते हैं एक्चुअली हम लोग, इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिखाया गया था ये। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, यहां पर ये मैंने लगाया कनेक्टिंग रॉड जो इसको प्रेस करेगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैंने यहां से इसको हीट करना शुरू किया, गर्म करना शुरू किया। जब मैं इसको हीट करूंगा ये मुझे क्या देगा, ऑब्वियस ये तो चाहते हैं हम लोग, वर्क दूंगा तो हीट मिलेगी, हीट दूंगा तो वर्क मिलेगा। तो मैंने इसको हीट दी, यहां से जैसे हीट दी क्या हुआ, ये जो थोड़ा सा ये जो था ऊपर की तरफ खिसक गया, यहां खिसक गया, ऐसा मान लेते हैं ऊपर तक है ये, और यहां खिसक गया ये, तो इतना इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया। मान लेते हैं इसका जो एरिया था वो ए था। देखो ये एरिया था कैसा है इसका, ये एरिया कुछ इस तरीके से था, अगर आप समझ पा रहे हो तो ये एरिया कुछ इस तरीके से था, क्योंकि राउंड था ये, तो मैंने एरिया बना के दिखा रहा हूँ। एरिया ए था और इसका भी एरिया ए था, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस। अच्छा, अब मैंने बोला वर्क जो होता है, अगर मैं फोर्स के बजाय लिखूं प्रेशर इनटू एरिया, क्या पता है आप लोगों को प्रेशर क्या होता है, बताओ। फोर्स अपॉन एरिया, ये पता है कि नहीं पता, रट लो, पता है तो एरिया की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ बच्चों, क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर प्रेशर इनटू एरिया आ सकता है। तो मैंने क्या किया, जहां फोर्स लिखी थी वहां क्या लिख दिया, प्रेशर इनटू एरिया मल्टीप्लाई, ये क्या है, नेक्स्ट। तो प्रेशर इनटू एरिया, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, एस। बच्चों सोच के बताओ, ध्यान सोचना, इसका एरिया ए है और इसकी हाइट एच है, एरिया है पाई आर स्क्वायर, हाइट है एच, एरिया है पाई आर स्क्वायर, हाइट है एच, तो पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, एग्जैक्टली। इसका मतलब एरिया है ए मतलब पाई आर स्क्वायर, और हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, एस, तो एरिया इंटू एस क्या होगा, अरे वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए वर्क यहां से आया प्रेशर इंटू वॉल्यूम। नहीं बात समझ आई, अरे कुछ क्लियर हुआ। लेकिन बच्चों क्या है, पहले इसकी हाइट थी h1, बाद में प्रेशर हीट के प्रेशर की वजह से इसकी हाइट हो गई h2। इसका मतलब जो s है ना, s वो जान तो क्या है, वो है h2 माइनस h1। इसका मतलब अगर मैं a के अंदर मल्टीप्लाई करूं ये होगा AH2 माइनस AH1। इसका मतलब ये पहला वाला वॉल्यूम, इसका मतलब ये हो जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाई सेकंड वॉल्यूम V2 और माइनस पहले वाला वॉल्यूम, वॉल्यूम में जो चेंज आया, तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम को बच्चों वर्ड लिखते हैं डेल्टा। इस ट्रायंगल को डेल्टा कहते हैं, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो इसलिए ये हमारा वर्क आया P डेल्टा V। हम डीवी कब यूज करते हैं, डेल्टा कब यूज करते हैं और डी कब यूज करते हैं, दोनों फर्क बताता हूं मैं आपको। मुझे ये बताओ, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत अगर डेरिवेटिव पढ़ा हो, डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, इसका फॉर्म आंसर क्या होगा, पढ़ा था ये सबको पता है 2x होगा। डेरिवेटिव में क्या होता है, ये वैल्यू आगे आ जाती है, ठीक है, और इसमें से एक माइनस हो जाता है। अच्छा, अब सोच के बताओ कि आपका d ऑफ 5 अपॉन डी एक्स क्या होगा। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूं आज क्यों जीरो होता है, आपने पढ़ा है ना अभी। देखो बच्चों, डेरिवेटिव का मतलब अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, जब भी बताऊंगा, डेरिवेटिव का मतलब होता है डिफरेंस। क्या होता है, डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डेरिवेटिव ऑफ 5 लिखा अपॉन डी एक्स, मतलब 5 की इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 5, कुछ देर बाद भी 5 की वैल्यू क्या बची, 5, नेट क्या आ गया, 0 आ गया। नहीं बात समझ आई। डीवी का मतलब क्या है, डीवी का मतलब है इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। अब डेल्टा वी का मतलब क्या है, डेल्टा वी का मतलब भी है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फिर हम डेल्टा और डीवी में क्या फर्क होता है, इसको मैं 2 मिनट में आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ये थोड़ा डेरिवेटिव इसलिए पढ़ाना पड़ता है क्योंकि इस चैप्टर में डेरिवेटिव का यूज होता है, जहां मैं वर्क और फंक्शन की बात करूंगा आपके। बच्चों मान लीजिए आपको मैंने बोला, आप 5 बज के और एग्जैक्टली 5 बजे आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी और आपकी जो वेलोसिटी थी वो थी, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड की। इनिशियल जब आपने गाड़ी चलाना शुरू करी उससे आपकी स्पीड मान लीजिए इतनी थी, इनिशियल रेस्ट पे नहीं थी वो। आपने या मान लेते हो रिले में दौड़ता हुआ आता है ना, रिले दौड़ होती है, रिले दौड़, उसमें इंसान दौड़ता मशाल लेके आता है, तो वो पहले से 5 मीटर पर सेकंड पे उसने दूसरे बंदे को दे दिया, वो भी भागता उठा उसके साथ में, उसकी स्पीड भी कुछ ना कुछ है। आफ्टर सम टाइम 5 बज के 10 मिनट पे या 5 बज के 00 मिनट और 10 सेकंड पे इसकी स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकंड। तो 10 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ गई, एग्जैक्टली इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन।
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये तो बोलेंगे। मैंने बोला अच्छा ये बताओ 5 बजे थे, 5 बजे ही कितना एक्सेलरेशन होगा? तो हमने कहा यार 5 बजे कैसे निकाले, डिफरेंस तो बताओ कितना चेंज हुआ। आपने पढ़ा है बचपन में कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? मैंने बोला कि 5 बजे वो जो था वो 2 मीटर पे था और 5:10 पे 10 मीटर पे हो गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 8 का हो गया। टाइम कितना लगा? 10 सेकंड लगा। वेलोसिटी निकाल दोगे आप? मैं बोला नहीं नहीं 5 बजे ही बताओ कितनी है। कह रहे 5 बजे कैसे बताएं, 5 बजे तो जहां पर है वहीं रहेगा, वो डिस्प्लेसमेंट कहां हो जाएगी? कह रहा नहीं हमें 5 बजे चाहिए। तो हमने कहा भाई देखो 5 बजे नहीं निकाल सकते, एक हाँ जीरो हो जाएगा ना, 5 बजे जहां पर है वहीं रहेगा, डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया? जीरो। लेकिन जब मैथ्स में समझा गया कि नहीं ऐसी कैलकुलेशन आ सकती है फ्यूचर में, तो हमने कहा हमने अपनी मर्जी से जुगाड़ बनाया। जुगाड़ देखना क्या है, इसको लिमिट कहते हैं, आप अगर मैथ्स में पढ़ा हो तो ठीक है। हमने बोला एक काम करो 5 से इधर वाला LHS ले लो। हमने कहा 4.99 पे कितनी डिस्प्लेसमेंट था उसका? हमने कहा उसका डिस्प्लेसमेंट था 8, ठीक है। और 5.01 पे कितना हो गया? हमने हो गया जी 8.0001 हो गया। कहता कुछ तो हुआ? कहता हाँ। कहता इसका डिफरेंस ले लो। अब इसका डिफरेंस तो बहुत ही कम आएगा, तो जो इसका डिफरेंस आएगा वो डेल्टा नहीं लेंगे हम डी लेंगे उसे। डी मतलब वेरी स्मॉल। नहीं समझ आया? अब ये अप्रोक्सीमेट 5 ही तो है, जो हमारा डिफरेंस है वो इतना कम है कि ना तो हम इधर गए ना हम इधर गए, हम ऑलमोस्ट उसी प्लेस पे हैं। तो हम डेरिवेटिव कब यूज करते हैं? हम जब बहुत स्मॉल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। क्या ये वाली बात समझ आई कि नहीं आई? सो मत जाना, क्योंकि इंजीनियर जब 1.5 साल बाद पढ़ रहा होता है तो पढ़ने की इच्छा खत्म हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट, तो ध्यान रखना जब मैं यहां पर डीवी लिख रहा हूं तो मैं कितने वॉल्यूम चेंज की बात कर रहा हूं? बहुत ज्यादा या बहुत कम? बहुत कम। जनरली हम लोग देखते हैं पी डेल्टा वी, वॉल्यूम में कुछ तो चेंज आए भाई, लेकिन अगर मैं पी डीवी लिख रहा हूं इसका मतलब बहुत छोटे, क्योंकि हम लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमने कहा हल्का सा वॉल्यूम चेंज हो उसे चेक कर लो, हल्के से कोई। क्या ये प्रैक्टिकली डीवी पॉसिबल है? आंसर है नो। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही, प्रैक्टिकल तो कुछ ना कुछ दिखाई देगा, ठीक है भाई। जैसे कि डीवी का मतलब हुआ इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक की दूरी। तुम्हें दोनों बिंदु नहीं दिख रहे होंगे, दूरी तो बात की बात है। चलो, तो अभी बेसिक फंडामेंटल पे एक लाइन में रिपीट करता हूं कि हम लोगों ने अभी तक क्या समझा। हमने एक बात समझी कि थर्मोडायनेमिक्स में हमारा बेसिक फंक्शन होता है, हम लोग हीट और वर्क को स्टडी करते हैं। हमारा काम है वर्क को हीट और हीट को वर्क में कन्वर्ट करने वो चेक करना। क्यों? क्योंकि हम लोग हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द डिफरेंट फ्यूल्स। भाई हम कोयले से कर सकते हैं, पेट्रोल से कर सकते हैं, डीजल से कर सकते हैं, मोमबत्ती से कर सकते हैं, ठीक है, पानी से कर सकते हैं, कोई इंसान जल रहा हो उससे भी कर सकते हैं। आओ, और उस हीट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो इससे हम काम कर पाए। भाई जैसे एग्जांपल के लिए आपने इंडक्शन चूल्हा सुना होगा, उससे खाना बना लेते हैं ना हम लोग। हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर लिया, तो जहां जो इलेक्ट्रिकल वाले बंदे हैं वो यही पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल को हीट में कैसे कन्वर्ट करें। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? उस हीट को वर्क में कैसे कन्वर्ट करें, मैकेनिकल वर्क में, ठीक है। आओ अब अगले पॉइंट पे। नहीं, वो लोग वो दो काम करते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में भी कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वर्क में भी कन्वर्ट कर रहे होते हैं स्कूटी के अंदर। आओ, लेकिन लगेगा तो इंजन हर जगह। आप कितने इंजन थोड़ी हटा दोगे? तुम कितने अच्छे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, तुम्हें इंजन के बारे में कुछ नहीं पता। समझ आई? चलो नेक्स्ट। तो हीट और वर्क के बारे में पढ़ने के लिए हमें पहले किसको स्टडी करना पड़ेगा? हीट को। और किसको स्टडी करना पड़ेगा? वर्क को। हीट का बेसिक फॉर्मूला होता है, हीट को डिनोट करते हैं क्यू से, और बेसिक फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे T.ds। यहां पर जो ds s है वो एंट्रोपी है, d इज डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव। और वर्क जो होगा W बराबर PD। देखो मैं सुनो, मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, मैं तुम्हारे हिसाब से पढ़ा रहा हूं, मैं फिजिक्स के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा। मैं फिजिक्स के हिसाब से पढ़ा रहा होता तो ये सब कुछ नहीं बताता तुम्हें, पहले मैं पहले ड्राइव करवाता, ठीक। अच्छा हाँ बताओ। अभी एंट्रोपी पढ़ाया ही नहीं तो बताऊं कहां से? आगे आएगा ना, सेकंड लॉ के बाद आएगा। अभी जीरो लॉ भी नहीं पढ़ा हमने तो। अभी पहले जीरो लॉ, फिर फर्स्ट लॉ, फिर सेकंड लॉ, फिर एंट्रोपी, फिर 3 लोग आते हैं अभी। हाँ अभी बहुत सारी चीजें अभी समझते हैं। अच्छा अभी इतनी बात समझ आ गई। चलो अब अगले पॉइंट पे आते। तो हमारा डिस्कशन अभी तक यहां पर आके थमा। भाई हमने एक छोटी सी बात पढ़ी, हमें अब
किसको स्टडी करना है? हीट और वर्क को। लेकिन उससे पहले सबसे पहले हीट को करेंगे तभी तो वर्क तक पहुंचेंगे। तो पहली स्टडी किसकी बनी? तो समझ आया हीट कहां से पढ़े। तो जब हीट को समझ आया तो हमने बोला हीट इज अ एनर्जी। जी बिल्कुल है, एनर्जी है। हमने पहला लॉ चेप दिया, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मतलब हीट को ना तो आप खत्म कर सकते ना। हमने कहा हम कब कर रहे हैं? हम तो क्या कर रहे हैं, वो हीट वर्क में कन्वर्ट हो जा रही है। हमने कब कहा हो रही है? तो पहला लॉ क्या आया? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी के दो पार्ट, हीट और वर्क। इट कैन बी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, अनदर फॉर्म टू वन फॉर्म। बस यही हो रहा है। बस इतनी बात समझ आई? तो हमारी एनर्जी की दो फॉर्म है, ये कन्वर्ट कर रहे हैं आपस में। जब ये करने चले हमने कहा वो तो ठीक है, कन्वर्ट तो हो रही है, बट हीट कहां से आई? कहता ये नहीं पता। अरे कहीं से तो आई होगी। हीट की स्टडी कैसे करें भाई? मैंने बोला कि जब मैंने इस बोतल को पकड़ा, ये बोतल में गर्म पानी था, कुछ देर बाद मेरा हाथ गर्म हो गया, तो मुझे पता कैसे लगा बोतल गर्म है? कहता इसका टेम्परेचर ज्यादा था। क्या ज्यादा था? टेम्परेचर। फर्स्ट लॉ देने के बाद हमें समझ आया टेम्परेचर तो पढ़ा ही नहीं। कब समझ आया? फर्स्ट लॉ आने के बाद हमें समझ आया अरे यार ये तो टेम्परेचर तो पढ़ा ही नहीं, हीट को स्टडी कैसे करें? हीट को पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज क्या है? टेम्परेचर। तो हमने कहा भाई पहले टेम्परेचर को पढ़ते हैं। तो टेम्परेचर को कैसे पढ़ें? फर्स्ट लॉ तो आ चुका था और फर्स्ट लॉ में हीट हम इंक्लूड कर चुके थे, बट हीट को समझने के लिए टेम्परेचर चाहिए, वो हमारे पास था नहीं। तो टेम्परेचर को समझने के लिए हमने पहला लॉ बनाया, उसका नाम रखा जीरो लॉ। जीरो लॉ, ठीक, क्या नाम रखा? जीरो लॉ। नॉलेज थोड़ा सा समझो बात, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि आपको कितनी नॉलेज है इसके बाद। अब मैं पूछूं जीरो लॉ क्या होता है? समझ तो आप गए होगे। तो जीरो लॉ जो होता है ये बनाया गया आफ्टर द फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ में तो डाल नहीं सकते क्योंकि हीट पहले पढ़ना है हमको। तो टेम्परेचर के बारे में देखो स्टडी क्या बोलती है, बोलता है, वैसे तो टाइम बहुत लगता है, सिंपल समझो। एक आपका ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी। हमने बोला हीट जो है ना, हीट हमेशा ट्रांसफर, अभी नहीं, ये सेकंड लॉ में बोला गया था, हीट हमेशा ट्रांसफर होती है फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर। जीरो लॉ में पता ही नहीं था हमें, ना फर्स्ट लॉ में पता था। फर्स्ट लॉ जीरो लॉ बताते ही नहीं है कि हीट ट्रांसफर कैसे होती है। हमें पता था कि भैया ऐसा है, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, ये कंफर्म है। अगर मैं बोतल को कुछ देर पकड़ूंगा तो कुछ देर बाद मेरे हाथ का टेम्परेचर और बोतल का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बराबर। एग्जैक्टली। तो मैंने बोला ए के और बी के साथ मैंने एक ऑब्जेक्ट सी टांग दे। जब आप जीरो लॉ लिखे ना एग्जाम में तो आप ऐसे लिखें, आपने ए और बी को दूर दूर रखा, कोई सी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर था T1 TC, इसका था TA और इसका था TB। कुछ देर बाद क्या हुआ, इनके बीच हीट का ट्रांसफर हुआ, ये नहीं पता कहां से कहां हुआ, लेकिन कुछ देर बाद ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए। किस में आ गए? इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब होता है बराबर। सिंपल भाषा, आराम समझो, आराम, आसान वाली भाषा। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बराबर, ठीक है? इट्स कॉल्ड इक्वल से बना ना, इक्विलिब्रियम, ठीक है? इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब होता है बराबर, इक्वल हो गया। तो कुछ देर बाद दोनों का टेम्परेचर हो गया बराबर, ठीक है? तो हम इसको बोलेंगे ये हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम में। कौन से इक्विलिब्रियम? इनका टेम्परेचर बराबर हो गया। अब बताओ इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस था, तो इसका भी कितना हो गया होगा? हम मानते बिल्कुल अटेंड कर लिया। इसका भी तो, इसका 30 है ही, तो इसका भी कितना हो गया होगा? अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ए और बी कांटेक्ट में है? सोच के आंसर देना है, आंसर देने के बाद नहीं सोचना। क्या ए और बी कांटेक्ट में है? क्या ए और बी कांटेक्ट में है? क्या ए और बी कांटेक्ट में है? डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है ना, लेकिन दोनों का टेम्परेचर क्या है? ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए कि नहीं आ गए? तो हम ये बोलेंगे इफ टू बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट बट दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अनदर बॉडी, then they are also in thermal equilibrium with each other, either they are in contact or not। मतलब अगर यहां की हवा का टेम्परेचर 30, आपकी बॉडी का 30 हो गया, तो यहां से 2 किलोमीटर बाद जो बंदा खड़ा है उसका टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा? 30, जबकि वो आपके कांटेक्ट में नहीं है। बट शर्त ये होनी चाहिए, आप अपनी बॉडी में टेम्परेचर बना रहे हो, वो बनाए ना भाई, तभी 30 रहेगा। आप तो बॉडी में टेम्परेचर क्रिएट करते हो। आपका टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। हमेशा सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, 37 डिग्री सेल्सियस होता है या 98 फ़ारेनहाइट होता है। ये बात क्लियर हुई?
चलो, तो अभी आपको जीरोथ लॉ समझ आ गया। अगर जीरोथ लॉ एग्जाम में लिखना पड़े तो क्या लिखोगे? व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडीज देन दे आल्सो इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम आइदर दे आर इन कॉन्टैक्ट और नॉट। इतनी बात क्लियर होती है। अच्छा बच्चों, इस हीट को पढ़ने के लिए ना हमें कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ना पड़ता है। अगर वो प्रॉपर्टीज नहीं समझ आई तो हीट समझ नहीं आएगी। हीट को स्टडी कैसे करेंगे? वही वाले क्वेश्चन पे आते हैं, मैं तूफान को रोक सकता हूं अगर मुझे ये पता लग जाए वो आता किस किस वजह से है। तो जिस वजह से वो आता है वो वजह हटा दूंगा मैं। बात समझ आई? कोई जैसे एग्जांपल के लिए सुना था मैंने, ऐसा अभी कंफर्म नहीं है, चाइना को पता लग गया कि बादल जो है बारिश कैसे करते हैं, तो उन्होंने अपने बादल बना दिए। पता तो हो बारिश कैसे करते हैं। ऐसे ही अगर मुझे यह पता लग जाए हीट जो है वो किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करती है, तो मैं हीट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूं। तो समझ आया, हीट की कुछ प्रॉपर्टी जो काम करती हैं वो तीन मेन प्रॉपर्टी होती है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तीन प्रॉपर्टी तो ये होती है, एक प्रॉपर्टी और होती है उसका नाम होता है एंट्रोपी। तो P का मतलब क्या होगा? प्रेशर। V का मतलब क्या होगा? वॉल्यूम। T का मतलब क्या होगा? टेम्परेचर। S का मतलब क्या होगा? एंट्रोपी। सिर्फ सुनो, जिसको जितनी नॉलेज है मैंने बताया ना, उस नॉलेज का क्या करना है आपको। आओ अभी आगे बढ़ो। अभी आपको इसका मतलब, तो अब हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। हमें थर्मल पढ़नी है, थर्मल में हमें हीट को पढ़ना है। हीट को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी। एक ग्राफ बनेगा पीवी के बीच, एक बनेगा टीएस के बीच। अरे बात समझ आई? ये चारों क्या हैं? ये चारों क्या है? प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती हैं, एक होती है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। उसको हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे, बाद में करेंगे। वो इंपॉर्टेंट इतना है, इतना आधा मार्क्स का नहीं आता वो। चलो अब हम अब प्रॉब्लम क्या है, अब आपको समझ आया हम प्रेशर क्यों पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम क्यों पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर क्यों पढ़ रहे हैं, एंट्रोपी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें किसको स्टडी करना है? हीट को। अब हमने देखा, जैसे एग्जांपल के लिए मैं मेरी बात समझना, मैं आपसे पूछूं सोलर सेल कैसे बने। सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं भाई, कोई भगवान तो नहीं बताया होगा कि सोलर सेल बना लो। जैसे कई लोग कहते हैं कि एक साइंटिस्ट बोल रहे थे कि इंसान कैसे बने, कहते इंसान जैसे थे वैसे ही हैं, कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब भगवान ने होगा लगा जा बवाल मचा दे, और इंसान अर्थ पे आया बवाल मचा दिया। बिल्कुल ऐसा थोड़ी हुआ होगा कोई कि भगवान छोड़ोगे जा बेटा, एक मानुष और एक मानवी जो भी था, लेडी तो रही होगी, हाँ हाँ जा बेटा बवाल मचाओ, दोनों मिलके बवाल मचा ले, हम दो हमारे गिनते रहो चल रहा है। खैर तो अगला मुद्दा ये है कि भाई हीट को, जैसे कि हमें समझ आया कि सोलर सेल कैसे बना, किसी को आइडिया थोड़ी था। हमें समझ आया जब पत्ती, लीफ, ध्यान सुनना, सोलर सेल का आइडिया कहां से आया? जब पत्ती पे सनलाइट गिरती है तो पत्ती उस सन एनर्जी का, लाइट एनर्जी का यूज करके केमिकल एनर्जी बनाती है, उससे अपना खाना बना लेती है। हमने कहा अगर वो उस लाइट एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट कर सकता है तो हम भी तो इस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइडिया कहां से आया? सोलर सेल का आ गया, सोलर सेल बनना शुरू हो गया, आज बवाल मचा रहे हैं, बहुत बढ़िया। हर जगह सोलर सेल मिल रहे हैं तुम्हें। तुम्हारा जो कैलकुलेटर आता है साइंटिफिक, जो तुमने अभी तक नहीं लिया होगा क्योंकि महंगा आता है, वो उस सोलर सेल के, उस कैलकुलेटर के ऊपर भी सोलर सेल होता है। ठीक, अच्छा अभी ये जो हीट है, हीट को समझने के लिए पता है कि हीट किसकी तरह बिहेव करती है। तो समझ आया, हीट जो बिहेव करती है ना, जैसे गैस एक जगह दूसरी जगह जाती है हाई प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ, ऐसी बच्चों हीट भी किसकी तरह काम करती है? गैस की तरह। मतलब अगर हम गैस को स्टडी कर लें, भाई हीट को लेके कौन जाएगा? गैस। ऑब्वियस सी बात है ना। आप हीट को कैरी कौन करेगा? तो मेटल करेगा, सॉलिड करेगा, लिक्विड करेगा, गैस करेगा। लेकिन हमारी जो थ्योरी है, यहां पर हीट को कौन कैरी कर रहा है? गैस। ऐसा आपकी बाइक जब चलाते हो तो बहुत गर्म हो जाती है, ठंडी किससे होती है? पानी डालते हो उस पर, रख के गैस, मतलब हवा के थ्रू। किसके थ्रू? एयर कूलिंग होता है उसके अंदर, एयर होते हैं उसकी, जो आपने एल्युमिनियम के जो अलग से वो देखे उसे फिन्स बोलते हैं, वो फिन से ठंडी हो जाती है। तो बच्चों हमने समझ आया कि अगर हम गैस को स्टडी कर लें तो हम ऑटोमेटिक हीट को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम हीट को ट्रांसफर किसके थ्रू करेंगे? गैस के थ्रू। गैस गर्म होगी, आपने बड़े बड़े गुब्बारे जो उड़ते हैं हवा में, उसमें हीट भरी होती है। हीट तो आप भर ही नहीं सकते, हीट तो एनर्जी है। आप, हाँ, आप गैस के पार्टिकल को एनर्जी दे रहे हो और उभर दे रहे हो। तो एक्चुअली आपको हीट को स्टडी करने के लिए क्या पढ़ना पड़ा? और ये जो प्रॉपर्टी है गैस की प्रॉपर्टी है। गैस प्रेशर एग्जर्ट करती है, गैस का कुछ टेम्परेचर होता है, गैस का कुछ वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब एंट्रोपी क्या होती है? लास्ट वाला और सुनो। एग्जाम्पल के लिए आपने दूध उबलने रखा, ठीक, अब दूध रखा हुआ था और दूध जो था कुछ देर तक ऐसे ही रखा रहा।
आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, उसकी तो आपने गैस जला रखी थी, टेम्परेचर हीट आई, इसके बॉटम में आके जमा हो गई, फिर हीट, भाई लगातार गैस आ रही, हीट आई जमा हो गई, हीट आई जमा हो गई, तो बॉटम में हीट का अमाउंट धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। एक ऐसा टेम्परेचर आया जिस पर उसके जो पार्टिकल थे उस पार्टिकल ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे, मूवमेंट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। ये जो रैंडम मूवमेंट जितना बढ़ेगा उसको एंट्रोपी बोलेंगे। ऑल्दो ये डेफिनेशन एक्यूरेट नहीं है, आई नो दैट, ना 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 ना, पार्टिकल का रैंडम मोशन करना। जैसे कि मान लीजिए आप किसी सिनेमा हॉल में गए, वहां आराम से बैठे हैं, किसी ने बोला बम है यहाँ, अचानक से सिनेमा हॉल की एंट्रोपी बढ़ गई, लोग रैंडमली भागने लगे, पता है एग्जिट गेट वहां है, फिर भी वो ऐसे भागेंगे जब तक दो चार कुचल ना जाए उनमें, भगदड़ मच गई। भगदड़ की जरूरत नहीं थी, एग्जिट तो गेट वहां है, बट कोई बात नहीं, होता है कई बार। खैर, तो हमें इस हीट को ट्रांसफर करने के लिए, हीट को हमें क्या करना पड़ेगा, गैस को स्टडी करना पड़ेगा। ये गैस स्टीम हो सकती है, क्या पता ये हीट हॉट एयर हो सकती है, स्टीम हो सकती है, हॉट एयर हो सकती है, हॉट हीलियम हो सकती है, हॉट ऑर्गन हो सकती है, कोई सी भी गैस हो सकती है। अब इस गैस की प्रॉपर्टी जो हम हीट के लिए वर्ड यूज कर रहे थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, ज्यादा अच्छा बात बताओ, अगर ज्यादा गर्म गैस होगी तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी कम होगी, ज्यादा। ठंडी गैस होगी तो एग्जैक्टली, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? मैंने बोला डेफिनेशन सही नहीं है, बट लेकिन जो आप बता रहे हो वो सही है, बिल्कुल समझ आया। अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं अगर स्टैंड स्टिल खड़ा हूं, मेरी एंट्रोपी कम है, और मैं अगर मोशन करूंगा तो मेरी एंट्रोपी क्या होगी, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे एंट्रोपी क्या होता है, बढ़ेगी, सिंपल। नहीं बात समझ आई? वाइवा में पूछ लेते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे एंट्रोपी पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगी, समझ आया? एंट्रोपी इज द रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल। अच्छा, क्या कभी किसी की एंट्रोपी जीरो हो सकती है? आंसर है, आप अगर बिल्कुल ठंडा भी कर दो तभी इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे, एंट्रोपी होगी। तो मानते हैं कि दुनिया में पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर 0 केल्विन टेम्परेचर ले जाओ, कितना टेम्परेचर, -273 डिग्री सेल्सियस, तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएंगे और पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी जीरो हो जाएगी। लेकिन सब कुछ फ्रीज हो गया ना, इसका मतलब, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम लोग आज तक कभी 0 केल्विन पहुंच ही नहीं पाए, पॉसिबल नहीं है अभी तक। अगर पता नहीं हो जाए तो रिसर्च तो कब कब क्या हो जाए भरोसा नहीं है, ठीक है। एक नाइट होता है लिक्विड नाइट्रोजन, सुना हो आपने, वो ठंडा, एक तो ठंडा, बहुत ठंडा कर देता है, वो क्रायोजेनिक गैस बोलते हैं उसको। अब हमें अल्टीमेटली प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी जब इनको स्टडी करना है और हम गैस के थ्रू पढ़ने वाले हैं, तो यहीं से वर्ड बना, उसको बोला आइडियल गैस इक्वेशन। अभी समझ आया? हमें दो चीजें पढ़नी पड़ी, आइडियल गैस इक्वेशन और कौन से लॉज ऐसे हैं जो गैस को पढ़ने में हेल्प करते हैं। एग्जांपल के लिए मैंने बोला, इस मार्कर को फेंका, ये नीचे आया, कोई तो नियम होगा जो बताता होगा मार्कर नीचे ही आएगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन ने दिया। न्यूटन ने पता क्या बताया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में? दुनिया में अगर दो बॉडी का एक कुछ मास है, द्रव्यमान है, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, एग्जैक्टली अट्रैक्ट करती हैं। लड़के ने बोला लड़की से, तेरी बॉडी का कुछ मास है, मेरा ही मास है, तू मुझे अट्रैक्ट कर रही है। लड़की भी साइंस साइड से थी, लड़की भी साइंस साइड से थी। उसने बोला नहीं, दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स यही होता है, अट्रैक्शन फोर्स है बट दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। तो ध्यान रखना, लॉ, कोई तो ऐसा नियम, कोई तो ऐसा लॉ होगा जो भैया गैस को बताता होगा, गैस की स्टडी बताता होगा। ये तो मैकेनिक्स की स्टडी हो गई, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। बट गैस की स्टडी करने के जो लॉ होते हैं वो हमारे 3 लॉ हैं, होते 4 हैं, मैं चारों बता देता हूं। पहला है बॉयल्स लॉ, सुनना सिर्फ सुनना, ठीक है, मैंने करा रखा है नोट। दूसरा होता है चार्ल्स लॉ, तीसरा होता है गे-लुसैक लॉ, और तीसरा होता है डाल्टन लॉ, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब ये तीनों लॉ, अब सुनो, ये तीनों लॉ किसकी स्टडी करते हैं? गैस की। तो वापस आता हूं मैं, वापस से पॉइंट को मर्ज कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं आपस में। हमें पढ़ना था थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हमें पढ़ना है कि कैसे हम बनाई हुई हीट को वर्क में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ा हीट। हीट ट्रांसफर करेंगे किसके थ्रू? गैस के थ्रू। तो गैस को पढ़ना पड़ा। अब गैस को पढ़ने के लिए कुछ नियम पढ़ने पड़े, बॉयल्स चार्ल्स गैस लॉ। इसलिए आपके सिलेबस में जो पहली हेडिंग है वो है गैस लॉ। अभी तक कुछ समझ आया? वाई वी आर स्टडिंग द गैस लॉ? हाँ, क्योंकि हमें गैस को पढ़ना है, गैस से हीट ट्रांसफर करेंगे और हीट जो ट्रांसफर होगी वर्क में कन्वर्ट कर लेंगे। थर्मोडायनेमिक का बेसिक लॉजिक यही है। क्या समझ पाए?
ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स चल रही है, थ्योरी नहीं पढ़नी। अब बॉयल्स ने क्या बोला, यहां से काम की चीज, अब ध्यान सुनना। अब मैं सिर्फ बॉयल्स लॉ नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं कुछ जो चीज समझा रहा हूं वो आपको बहुत बात तक काम आएंगी। बॉयल्स ने बोला कि भाई दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जहां पर हम गैस का यूज करते हैं। एग्जांपल बताता हूं मैं तुम्हें। आपने क्या किया, जरूरी नहीं गैस, लिक्विड का भी कर सकते हो भाई। लिक्विड प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, लिक्विड का भी वॉल्यूम होता है, लिक्विड का भी टेम्परेचर होता है, तो सबके लिए काम। लेकिन हाँ, गैस से हम ज्यादा करते हैं, गैस को हम स्टडी कर रहे हैं, तो गैस के थ्रू हीट ट्रांसफर करना ईजी होता है। ठीक है, नमस्ते जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनो नेक्स्ट। अब देखो, बॉयल्स ने बोला, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सिंपल से एक छोटी सी बात पूछूं कि अगर आपने एक थर्मस के अंदर एक चाय को बंद कर दिया तो क्या वहां से हीट बाहर आएगी? नहीं आएगी। हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब ऐसा प्रोसेस है, हीट कोई ट्रांसफर ही नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, मतलब हीट ट्रांसफर हो ही नहीं रहा, बाकी सब है, टेम्परेचर है, गर्म है, सब कुछ है, लेकिन हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। प्रेशर कुकर में सबने खाना बनते देखा है? बहुत बढ़िया। कुकर रखा आपने, गैस जला दी, कुकर बंद कर दिया, टेम्परेचर बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा, हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। वॉल्यूम तो बढ़ता तो कुकर बड़ा हो जाता ना ऐसा नहीं होता, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो गेलोसैक लॉ जो कहता है ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या हो रहे, कांस्टेंट, वो मेरा लॉ फॉलो कर रहा है। कौन सा लॉ? गेलोसैक लॉ। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? अच्छा बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ ने ये बोला, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, एक ऐसे अपनी हथेली पे दूसरी हथेली रखी और मैं प्रोसेस कर रहा हूं ऐसे, ध्यान सुनना, मैं ऐसे इसको अपने हाथ को लेके जा रहा हूं ऐसे। ये बहुत स्लो है, क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अगर मैं कोई ऐसा प्रोसेस कर रहा हूं, ये तो मैं तुम्हें जान कुछ एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल तुम्हें समझने के लिए था खाली। क्या पता मैं कोई ऐसा एक प्रोसेस कर रहा हूं कुछ इंजन के अंदर या कहीं कहीं और भी पावर प्लांट के अंदर, जहां पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। किसमें चेंज नहीं आ रहा? वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, पर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर ऐसा कोई प्रोसेस हो रहा है तो वो कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है? टेम्परेचर कांस्टेंट। कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? बॉयल्स लॉ। हाँ, बलून एग्जांपल होता है, बलून के अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, वो बड़ा होता जाता है, लेकिन टेम्परेचर उसका ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। ये एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। दूसरा होता है प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर ना बढ़े, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं उसका बहुत छोटा सा। हमने क्या किया, ऐसे करके एक पिस्टन लिया, सिलेंडर लिया, यहां से इसको गर्म करा, गर्म करने पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज हुआ, हमने छोड़ दिया, ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, प्रेशर वापस उतना ही हो गया, क्योंकि जब चीज बढ़ेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। एक बात बताओ, अगर किसी को आप साइज बढ़ा दो तो उसका प्रेशर क्या होगा? और दबाओगे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। हमने क्या किया, उसको बढ़ा दिया तो प्रेशर वापस से उतना ही रह गया। मान लो उसका, लेकिन वॉल्यूम क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर सेम हो गया। तो क्या पता कोई ऐसा प्रोसेस हो रहा हो जहां पर क्या चीज सेम हो, प्रेशर सेम हो। तो हमने कहा अगर किसी गैसियस थ्रू या लिक्विड के थ्रू आप कोई ऐसा प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो वो कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है? चार्ल्स लॉ। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बॉयल्स लॉ, गेलुसैक कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो गेलुसैक लॉ। और डाल्टन पता है क्या कहते थे? ठीक है, एक एवोगैड्रो लॉ भी आता है इसमें, एक एवोगैड्रो लॉ भी आता है, हाँ एवोगैड्रो लॉ भी आता है। डाल्टन बोलते थे कि अगर मान लो एक गैस के 10 पार्टिकल हैं, पूरे सिस्टम का प्रेशर कितना होगा? कहता भाई एक का प्रेशर 1 पास्कल है, ठीक है, और 10 पार्टिकल हैं, कितने हो गए? तो 10 पास्कल पूरे का हो गया, कि टोटल प्रेशर उनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। ये किसने कहा? डाल्टन ने कहा। तो सिलेबस में नहीं, डोंट वरी, ठीक है। एवोगैड्रो ने बोला, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में बताया था, वो मैं यहां पर डिस्कशन नहीं कर रहा क्योंकि आपके सिलेबस में एवोगैड्रो लॉ है नहीं, ठीक है, सिलेबस में नहीं है। चलो, अभी इसके बाद जब हमने इन तीनों को कंबाइन कर दिया, हमने बोला प्रेशर इनटू वॉल्यूम बराबर टेम्परेचर प्रोपोर्शनल, और पीवी इक्वल टू जो एन आर यहां पर कांस्टेंट वैल्यू आई टेम्परेचर, यहां से आइडियल गैस इक्वेशन आती है। मैं ड्राइव नहीं करा रहा आइडियल गैस इक्वेशन आपको जानबूझ के, ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूं कि यहां पर एन कब आता है और एम कब आता है, क्योंकि हमें एम पढ़ना है। हाँ देखो, एक चीज होती है, मैं आपसे पूछूं, आपको फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान का टेम्परेचर मेजर करना है, आप थर्मोमीटर लाए, आपने टेम्परेचर मेजर कर लिया, उसका आया 102, तो आप आंसर करेंगे 102 केल्विन, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस भी देंगे। कुछ चीजें हमने फिक्स बनाई हुई हैं। ऐसे ही क्या है, ये जो n है ना, n, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। मैं आपसे पूछूं
किसी भी चीज के एक एटम में कितने मोल्स होते हैं? एक एटम में नहीं, उल्टा बता दिया, एक एटम नहीं बोलना चाहिए। एक मोल में कितने एटम होते हैं? 6.023 10⁻23 इतने एटम होते हैं एक मोल में। ये पता है कि नहीं पता? और उस एक मोल में कितने ग्राम होते हैं? पानी का लेते हैं, पानी का मैंने एक मोल लिया, मोल इज अ केमिस्ट्रिक यूनिट है। एक मोल में कितने ग्राम होते हैं? एक मोल में होते हैं 18 ग्राम। 18 ग्राम पानी लोगे तो एक मोल होगा, उसमें कितने एटम होंगे? इतने एटम होंगे, वो है नंबर ऑफ मोल्स n। यहां पर लीटर 22.4 होता है, 22.4 लीटर अलग होता है। अब ये वाला हमें नहीं पढ़ना, नंबर ऑफ मोल्स मैकेनिकल इंजीनियर्स नहीं पढ़ते ये। वो क्या पढ़ते हैं? बोलते हैं छोड़ो इसे हटाओ, आप लाओ मास बताओ कितना है, 2 ग्राम है, 5 ग्राम है, 1 किलो है, 2 किलो, ये बताओ ना सीधा सीधा। कौन नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करता फिर? हम नापेंगे, लगा देंगे। हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, तो हमने कहा ठीक है, लेकिन मास सबका अलग अलग होगा। हमने कहा हाँ, ये जो इक्वेशन में लिख रहा हूं ये सबके लिए नहीं है, ये स्पेशली एक बंदे के लिए है। चाहे तुम एयर है तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के लिए है, और ऑक्सीजन के लिए। अगर ये हीलियम है तो हीलियम के लिए है। और यहां पर आर, यहां पर जो आर आता है उसे लिखते हैं आर यू, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इसकी वैल्यू फिक्स होगी, तुम कोई सी गैस ले आओ। लेकिन यहां पर जब मैं आर लिखूंगा तो ये जो आर होगा इसे बोलेंगे स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। हाँ, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? मतलब जिस हर गैस के लिए अलग अलग होगा ये। हम अच्छा कौन सी गैस के लिए पढ़ेंगे? अरे हम पढ़ेंगे एयर के लिए। क्यों पढ़ेंगे एयर के लिए? सबसे सस्ता एयर, सबसे आसानी से उपलब्ध एयर। तो हम लोग भाई, हम महंगा भैया। एक बात बताओ, क्या कोई इंजीनियर ये चाहता है कि बाइक जो है 2 करोड़ की बनाई जाए तो बिकेगी कहां? हम तो आज भी चाहते हैं स्प्लेंडर 50,000 मिल जाए, लेकिन भाई उसके लिए हम लोगों को, हमने बोला ठीक है भाई 50,000 की दे देंगे, लेकिन हमको अगर 2 करोड़ की देंगे, हम उसमें बोल रहे हैं 2 करोड़ की मिलेगी, लेकिन उसमें कूलिंग के लिए वाटर का सिस्टम लगाया हमने, हवा ठंडी नहीं होगी वो। अबे तुमने वाटर से लगाओ सस्ता दो, सिंपल। इंजीनियर का काम है चीजों को सस्ता और आसान और इजी बनाना। तो हमने कहा ठीक है, एयर सस्ती पड़ती है, एयर को स्टडी कर लो, हवा का यूज कर लो, बेटर रहेगा। भाई गैस अलग से इकट्ठी करो, फिर उसको यूज करो, दोबारा इकट्ठी करो, महंगी तो पड़ेगी इसमें कहीं ना कहीं। यहाँ ऑक्सीजन मिल रही थी कोरोना में, लाले पड़ गए थे ऑक्सीजन के, तो हमने कहा एयर मिल रही है, वही यूज कर लो सीधा सीधा। तो इसलिए हम लोग एयर को स्टडी करते हैं। तो यहां पर मास किसका रखूंगा मैं? एयर का, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइन करके। आर क्या रखूंगा यहां पर? एयर का गैस कांस्टेंट। हम गैस कांस्टेंट समझ आया क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छा, अभी इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं। मैंने आपको एक जुगाड़ बताया था, लास्ट टाइम जुगाड़ बता रहा हूं वाला, दोबारा नहीं बताऊंगा आज के बाद। पापा टीवी दिलाओ, याद आ रहा है? पापा टीवी दिलाओ, कैसे याद रखोगे? पापा टीवी दिलाओ, या पीवी इक्वल टू एमआरटी से भी याद कर सकते हो। ठीक है, इस वी को नीचे ले जाओ, तो पी बराबर क्या हो गया? एम आर टी बाई वी। इसमें ये कांस्टेंट हटा दो, प्रोपोर्शनल कर लो। ठीक है, तो पापा टीवी दिलाओ, फिर इसमें एंटी क्लॉकवाइज आप 1 2 3 लिख दो। लिख दिया 1 2 3। अब आप क्या करो, तीनों लॉ, सब लॉ लिख दो, इसको हटा दो, डाल्टन लॉ। ये 3 ही लॉ है आपके सिलेबस में मेन, ये 3 लॉ लिख दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कौन सा ऑर्डर में? पहले बी आता है, फिर सी आता है, फिर जी आता है। बहुत बढ़िया। तो नंबर 1 पे कौन आया? बी। यहां पर टी आया, यहां पर बी आया। तो बॉयज लॉ में क्या कांस्टेंट होगा? टेम्परेचर। काम खत्म। गिवन प्रेशर, किसी दिए हुए नंबर मास के लिए, किसी दिए हुए मास के लिए आपका टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, नंबर 2 पे क्या आया? प्रेशर। प्रेशर मतलब चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट? टेम्परेचर। वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा, समझ आया? नंबर 3 पे क्या आया? गिल-सैक लॉ, क्या कांस्टेंट? वॉल्यूम कांस्टेंट। अरे याद रहेगा ये? अब भूलोगे तो नहीं चार्ल्स लॉ। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ता हूं आगे। ठीक है, चलो थोड़ा फास्ट हो तो बता देना, क्योंकि इससे स्लो कराऊंगा ना जरा कवर नहीं कर पाऊंगा, है ना? थोड़ा फास्ट नहीं लेके चल रहा हूं। अरे हमारे पास 5-6 महीने होते तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। या तुम्हें किसी को बैक में क्लियर करना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब मान लो बैक में अगर किसी की बैक आ जाए तो आराम से पूरा साल पढ़ा। आगे अगले पॉइंट पे आते हैं। अब हमें अंडरस्टैंड ये करना है कि भाई ठीक है, हमारे पास समझ आ गया कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आपका बॉयल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई हमारे पास टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस
प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं ये। चलो एक बात बताओ छोटी सी मुझे, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, बस यही है, 4 हो गई। और एक फंक्शन है हीट, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि हीट चलती है, हीट की एक जगह नहीं होती। प्रॉपर्टीज और हीट और वर्क में फर्क बताऊं क्या है? जब ग्राफ बनाओगे ना ग्राफ, तो ग्राफ पे आप हीट और वर्क लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क हीट एक पॉइंट पे आप ये बोल सकते हैं यहां पर कितनी हीट है, आप बोलोगे यहां से यहां तक कितनी हीट गई, हीट के एक पॉइंट पे नहीं होगी ना। आप नहीं बोलोगे आपने यहां कितना काम किया, आपने यहां से यहां तक जाने में कितना काम किया। वर्क और हीट ट्रांजिशन होता है, एक पॉइंट पे नहीं होता। प्रॉपर्टीज एक पॉइंट पे डिफाइन होती हैं, ठीक है। चलो अब प्रोसेस की बात करते हैं। भाई मैंने दुनिया में बहुत सारे प्रोसेस देखे, मैं कहा भाई, मैंने बोला अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है ये ग्रेविटेशन है, ठीक है, कोई चीज अगर चल रही है तो ये मोशन है, ऐसे मैंने नाम देना शुरू कर दिया चीजों के हिसाब से। मैंने बोला कि अगर ऐसा कोई भी प्रोसेस जो बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा हो, कौन से लॉ को? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो मैंने बोला उसका नाम होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? उसमें क्या कांस्टेंट होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ऐसा द प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर कांस्टेंट हो उसको बोलते हैं आइसोथर्मल। अब देखो मेरी भाषा में समझो, आइसो का मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, जिसमें क्या चीज सेम रहे? मतलब यहां पर आपने शुरू किया काम, आप काम करते 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 इस पॉइंट तक आ गए, टेम्परेचर क्या रहा? प्रेशर बदला, वॉल्यूम बदला, हीट ट्रांसफर हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, अगर कोई ऐसा हो जो चार्ल्स लॉ को फॉलो करता हो, कौन से लॉ को? चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था? प्रेशर 1 2, ठीक है, तो हमने बोला उसमें भैया प्रेशर कांस्टेंट हो तो उसको बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा। प्रेशर नहीं इंक्रीज होगा, बड़े वाले गुब्बारे होते हैं बढ़ते आ रहे हैं, प्रेशर बढ़ता रहा है, तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट का एग्जांपल कौन सा लेंगे? प्रेशर कांस्टेंट जो ऐसे बता रहा है पिस्टन वाला, आप उसे गर्म करो बढ़ता रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बट प्रेशर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि प्रेशर बढ़ता है रिलीज हो जाता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तीसरा एग्जांपल है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, उसे बोलेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। इतनी बात समझ आ गई? हम करें और भाई और क्या हो सकता है, और क्या पॉसिबिलिटी है, तो समझ आया। अगर एक बात बताओ, थर्मस वाला एग्जांपल लें, वहां भी तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है अंदर, बट एक खास बात हो रही है, बताओ क्या? आपको सिस्टम सराउंडिंग याद है, पढ़ाया था एक बार। सिस्टम सराउंडिंग क्या होता है? मान लेते हैं पूरा ये कमरा है, इस पूरे कमरे में मैं इतनी सी हवा को स्टडी करना चाहता हूं खाली, बाकी दुनिया से मुझे कोई मतलब नहीं। तो जिसको मैं स्टडी करना चाहता हूं वो मेरा सिस्टम है। भाई बात समझ, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, लेकिन मैं कुछ लोगों को देखना चाहता हूं सिर्फ, समझ रहे हो? वो जो कुछ लोग हैं वो मेरा क्या है? सिस्टम, बाकी सराउंडिंग। समझ आया? और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो है वो बाउंड्री है, दीवार खड़ी कर दी, समझ रहे हो ना? है क्या नहीं है? अच्छा, वो एक सिंगल ऑपरेशन और काम खत्म, बाउंड्री खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो? चल, अभी यहां पर ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, और ये क्या है? बाउंड्री है। अगर हीट जो है सिस्टम से बाहर ना आए ना सराउंडिंग सिस्टम में जाए, अगर ऐसा कोई प्रोसेस कहीं पर चल रहा है तो उसका नाम देंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है भाई, नाम दे दिया। अभी सुनते रहना, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। इतना कहने के बाद हमें समझ आया और भी तो प्रोसेस होते होंगे, क्या पता किसी और भी, किसी में कुछ खो, किसी में कुछ सेम हो। जैसे एंट्रोपी वाला केस इसी में आएगा, डोंट वरी, बाद में बताऊंगा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक जो प्रोसेस होते हैं ना, उसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है भाई। यहां पर प्रेशर कांस्टेंट, यहां वॉल्यूम कांस्टेंट, यहां टेम्परेचर, वहां एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाती है रिवर्सिबल एडियाबैटिक में, सिर्फ एडियाबैटिक में नहीं। हमने कहा और बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो और बहुत सारे प्रोसेस को बताने से पहले छोटी सी बात बताओ मुझे। आपकी जो आप लोग कर रहे हैं इसे पॉलिटेक्निक कहते हैं, बहुकला संस्थान, पॉलिटेक्निक कॉलेज। जब मेरी रैगिंग हुई थी ना, तो मेरी रैगिंग में मेरे को बोला गया ऐसे बेंच पे खड़े हो जाओ और हिंदी में इंट्रोडक्शन दो, आपका नाम क्या है, आपने एडमिशन कहाँ लिया। तो इसको तब मुझे समझ आया था कि पॉलिटेक्निक मतलब बहुकला, वैसे बहु प्रौद्योगिकी होना चाहिए कायदे में, बट ठीक है। तो बहु क्यों बोलते हैं? पॉली शब्द बहु के लिए आता है, ठीक। मैंने कहा भाई दुनिया में इनफाइनाइट प्रोसेस थे,
कितनी प्रक्रियाएं थी? अंत तो है ही नहीं, इनफाइनाइट था। लेकिन मैं आज तक की रिसर्च में 4 ही समझ सका हूं। कितने बचे हैं? मतलब आपने कुल मिला के समंदर में से 4 बूंद ग्लास पानी निकाल लिया, कितना समुद्र बचा? और पूरा ही बचा। इतना है वो कम का हुआ उसमें से, कम थोड़ी होता कोई। वो बात अलग है, हमारे यहाँ कह रहे हैं पराली जलाने से धुआं हो रहा है, धुआं हो सकता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। पराली, यूनिवर्स का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जो है वही रहेगा, ठीक है। तो भैया हमने कहा भी तो बहुत सारे बचे हैं, हम जिसको नहीं पढ़ पाए, जिसके रिसर्च नहीं कर पाए, जिसको हम तक जहां तक हम नहीं पहुंच पाए। दुनिया में और भी चीजें तो हैं, हम तो एलियन तक भी नहीं पहुंच पाए, मानते लेकिन हैं। भूत हमने देखे नहीं बट मानते हैं। चलो, तो हमें समझ आया कि जो बाकी के प्रोसेस बचे वो कितने सारे हैं? बहुत सारे। इसलिए उसका नाम रख दिया पॉलीट्रॉपिक। लॉजिक समझ आया? व्हाई दे आर कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक? बहुत सारे और हैं, नहीं पता उनके बारे में, जब पता लगेगा फिर डिसाइड कर लेंगे एक और। तो इसलिए बाकी सबका नाम क्या रख दिया? पॉलीट्रॉपिक। अरे बहुत सोच के रखा गया, क्योंकि जनरली हम 4 ही प्रॉपर्टी पे काम करते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और एंट्रोपी। रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या सेम होता है? एंट्रोपी सेम होती है। 4 ही प्रॉपर्टी बताई थी आपको, तो अभी 4 ही पढ़नी है फिलहाल, क्या पता आगे हो तो आई डोंट नो। अब इसके बाद अगले पॉइंट पे आते हैं, ध्यान से सुनना भाई। यहां पर अच्छा सॉरी, कोशिश कर रहा हूं मैं चल, एक्सपर्ट नहीं हूं ना मैं अभी। प्रेशर कांस्टेंट, देखो ध्यान से सुनो, PV इज इक्वल टू MRT, यस और नो? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट? P कांस्टेंट। तो ध्यान से सुनो, P कांस्टेंट, तो P के ऊपर मैं लगा दिया इन्फिनिटी। मैं बताऊंगा अभी क्यों। V के ऊपर लगाया मैंने 1 बराबर, और डिवाइडेड बाई टेम्परेचर बराबर M और R। अगर किसी की पावर मैंने इन्फिनिटी लगा दी, इसका मतलब वो अब चेंज नहीं होगा। भाई जो इन्फिनिटी है वो चेंज होगा? वो तो इन्फिनिटी रहेगा जिंदगी भर। कुछ मल्टीप्लाई करो तो इन्फिनिटी, जोड़ो तो इन्फिनिटी, तो रहने दो, एक मैं भी तो बातें बताऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी, पता लगा, ठीक है। आओ, हाँ नहीं गड़बड़ हो जाएगी, ये तुम्हें पढ़ा तो दूं मैं, मुझे पढ़ाने की दिक्कत नहीं है। PV इक्वल टू MRT, PV इक्वल टू MRT और PV इक्वल टू MRT। देखो ये हमारी अर्ली कैसे क्वेश्चन लगाई। यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर को उधर ले जाओ, V/T इज इक्वल टू MR/P। तो ये जो है कांस्टेंट हो गया पूरा का पूरा, मास कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, वो तो पहले से क्या है, P कांस्टेंट। तो हमारा V/T का जो रेशियो आया है वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट, V कांस्टेंट है यहां पर, तो यहां पर V को ले आओ, T को यहां ले आओ, P/T ये कांस्टेंट हो गया, और यहां पर P इंटू V क्या हुआ? ये कांस्टेंट हो गया। ये तो बहुत बढ़िया बात है, कोई समस्या नहीं। मेरा क्वेश्चन कुछ और है, अगर मैं इन सारे प्रोसेस के अंदर, अब प्रिंस बहुत ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट बात है, मैंने दुनिया भर के प्रोसेस तो निकाल लिए, अब मैं करूंगा क्या इनका? एग्जैक्टली, मैं अप्लाई करके देखूंगा ना। भाई मैंने कहा मेरे पास फॉर एग्जांपल मैं 4 एक्सपेरिमेंट करे, मैंने उन 4 एक्सपेरिमेंट में से बेस्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा है करके देखूंगा, एफिशिएंसी निकालूंगा बैठ बैठ के। मैंने क्या किया, अपना एक इंजन बनाया, इंजन में 4 प्रोसेस से मिलकर पूरी साइकिल पूरी होती है। कितने प्रोसेस से मिलके? 4। अब उन 4 प्रोसेस में चारों एक जैसे हों, 2 एक जैसे हों, चारों अलग हों, 3 एक जैसे हों, मुझे नहीं पता। तो मैंने क्या किया, मैंने पहला प्रोसेस करा उसमें आइसोबारिक, दूसरा करा आइसोकोरिक, आयोथर्मल, एडियाबैटिक, फिर मैंने करा 2 बार आइडियाबैटिक, 1 बार आइसोकोरिक, 1 बार आइसोथर्मल। मैं सब एक्सपेरिमेंट कर करके देख लिए कौन से केस में एफिशिएंसी क्या आती है, मैक्सिमम। और सबसे ज्यादा एफिशिएंसी आई जिस साइकिल में, उसका नाम था कार्नोट साइकिल। क्या नाम था? कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल ने बोला कि अगर मैं अपने एक साइकिल को पूरा, साइकिल समझते हो ना, क्यों यहां से शुरू करा, घूम के वापस वहीं आ गए, अगर मैं पूरी एक साइकिल को पूरा करने के लिए अगर मैं 2 बार एडियाबैटिक और 2 बार आइसोथर्मल करूं यहां पर ऐसे, तो मेरी जो एफिशिएंसी है 100%, मतलब 100% तो कभी नहीं आई, मैक्सिमम आती है। कितनी आती है? मैक्सिमम आती है। तो हमें बहुत बढ़िया, किसी प्रोसेस में आइसोकोरिक करने में मैक्सिमम आती है, किसी प्रोसेस में आइसोबारिक में मैक्सिमम आती है। तो हमें पता कैसे लगा मैक्सिमम एफिशिएंसी आ रही है? हमने कहा इसका मतलब एफिशिएंसी क्या होता है वो समझना पड़ेगा। भाई हम क्या चाहते हैं, हमारी एफिशिएंसी ज्यादा है कि कम आए? ज्यादा आए, इसलिए तो हमने सारे प्रोसेस पढ़े। जो प्रोसेस डाल के मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाए वो डाल देंगे प्रोसेस। हमारा काम आज भी वही है भैया।
तो हमने कहा इसका मतलब हम किस पे बैठे हैं, एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी होता क्या है, एफिशिएंसी होता है, मैंने आपको दिए 100 रुपए और मैंने कहा भाई इन 100 रुपए का यूज करना है और सामान लेके आना है। इसने 100 रुपए में से 90 रुपए यूज किया, सामान ले आया सारा, 10 रुपए बचा लो लिए, इसका एफिशिएंसी 90% हो गई। दूसरा बंदा वही सामान लेके आया, 110 रुपए लगा दिए ससुर ने, 10 रुपए एक्स्ट्रा लगे ना, मेरी एफिशिएंसी कम हो गई। लेकिन एक बात कंफर्म है, जितने आप 100 रुपए दोगे सामान 100 से ज्यादा के नहीं आ सकता, वो 100 के कम लाया ना सामान, 10 थोड़ी जेब से डाल के आया होगा अपनी। इसका मतलब एफिशिएंसी होता है कितना आपको मिला आउटपुट और कितना आपने दिया था इनपुट। बात समझ आई नहीं आई? आपका आउटपुट अपॉन इनपुट क्या होगा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 100। आप अगर मान लीजिए आप 100 जूल एनर्जी देते हो तो वर्क आपको 100 जूल मिल जाएगा क्या? अगर वर्क 100 के 100 जूल मिल गया ना तो बस दुनिया मजे आ जाएगा। हीट दो वर्क लो, सोना दो आलू दो सोना लो, एफिशिएंसी 100%। मजाक नहीं। तो इसका मतलब एफिशिएंसी होता है क्या आपने इनपुट दिया, क्या आपको आउटपुट मिला। ध्यान सुनना, मजा आ जाएगा अभी आपको। आपने इनपुट दिया हीट, आपने इनपुट क्या दिया, हीट, आपको आउटपुट में क्या मिला, वर्क। ये तो है आपकी एफिशिएंसी। अरे ये तो पढ़ रहे हैं भाई। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, कितनी आपने हीट दी, कितना आपको क्या मिला, वर्क मिला, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। आपको हमेशा एफिशिएंसी ये लिखनी है, हमेशा, क्योंकि हम लोग कर यही काम रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कौन से केस में हम इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, वर्क निकालना पड़ेगा। हीट तो पता होगी हमें, हमने कोयला जलाया इतनी हीट दे दी, पेट्रोल जला इतनी हीट चली गई, वर्क कितना हुआ वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। जब वर्क कैलकुलेट कर लेंगे भाई कितने जूल वर्क मिला आपको, उसके बाद डिसाइड होगा कि हमारा इंजन कितना % एफिशिएंसी दे रहा है। तो अब हम किस पे आ गए, वर्क। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वर्क। अब वर्क कैलकुलेट करने के लिए मैंने बोला कि किसी प्रोसेस में मैं एक बार आइसोबारिक यूज कर रहा हूं और 3 बार आइसोकोरिक यूज कर रहा हूं, मान लेते हैं। तो और इन तीनों में मुझे कुछ किसी में हीट देनी पड़ रही है, किसी में वर्क मिल रहा है। तो मुझे पता होना चाहिए ना वर्क का फॉर्मूला इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, इस वाले केस में वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, इस वाले केस में वर्क का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहां से हमारा अगला स्टेप शुरू होता है। अगला स्टेप पता तो क्या, सारे प्रोसेस के लिए क्या निकालना, वर्क निकालना। सारे प्रोसेसेस के लिए मुझे वर्क निकालना है। तो जब मैंने आइसोबारिक के लिए वर्क निकाला तो आइसोबारिक मतलब क्या कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। तो मेरा वर्क आया P डेल्टा V, ये मेरा वर्क आया। ये वर्क मैं प्रूव कराऊंगा तो मैं पूरा डेरिवेशन कराऊंगा, ठीक है, लेकिन वो डेरिवेशन ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। आइसोकोरिक में वर्क डन निकाला 0, आइसोकोरिक में वर्क डन निकाला 0। पता है क्यों, वर्क बोलता है वॉल्यूम में तो चेंज हो, और आइसोकोरिक में क्या कांस्टेंट है, कुकर में डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, कुकर में डिस्प्लेसमेंट होगा तो घर में आत्मा है। हाँ ना, मैकेनिकल वर्क 0 है कुकर में, ना तो डिस्प्लेसमेंट का थोड़ी हो रही, चावल थोड़ी बाहर निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस 0। आइसोथर्मल में अब ये तो मैं बता रहा हूं, वर्क डन होता है P1 V1 ln V2 by V1। अब ये क्या कर दिया मैंने, आएगा, इसका डेरिवेशन करेंगे। एडियाबैटिक में वर्क डन होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1, P पर गामा -1। पॉलीट्रॉपिक का वर्क डन होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1। अभी वर्क क्यों निकालने पड़े मुझे सबके, क्योंकि भैया जो प्रोसेस यूज करूंगा मैं उस प्रोसेस का वर्क ले लूंगा, टोटल वर्क आ जाएगा मेरा कितना मुझे मिला, और जो मुझे वर्क मिलेगा उस वर्क को जो मैंने हीट दी थी उससे डिवाइड कर दूंगा, मुझे अपनी साइकिल की क्या मिल जाएगी, एफिशिएंसी। तब मैं समझ बता पाऊंगा कि जो मेरी साइकिल है वो कितना बेटर मुझे वह काम दे रही है, कितना % मेरी हीट वर्क। अगर वैसे आती नहीं है, मान लेते हैं अगर आपकी एफिशिएंसी आई 90%, इसका मतलब अगर 100 जूल हीट दी थी तो 90 जूल किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क में। अरे बात समझ आई, 90 जूल किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब मेरा इंजन बहुत अच्छा है। लेकिन जो कार्नोट भी थे ना बेटा, वो भी 65% ही कर पाए थे, और हमारे आज के इंजन सिर्फ 41% कर पाते हैं। इतनी एफिशिएंसी है कार्नोट वाला, इसको थ्योरेटिकल है, वो पॉसिबल नहीं है।
कार्नोट का जब मैं तो पढ़ाऊंगा कार्नोट तो बताऊंगा कि ये दोनों प्रोसेस ना एक साथ पॉसिबल ही नहीं है, वरना भयंकर वर्क आता है, मजा आ जाता है। ठीक, वर्क नहीं आता, एफिशिएंसी ज्यादा आती है, वर्क कम आता है। ये रीजन बाद में बताऊंगा कि टीएस डायग्राम अलग बनता है, पीवी अलग बनता है। ठीक है, एक बात बताओ सुनो, अगर मैं बोलूं कौन सी साइकिल में वर्क ज्यादा है, पता कैसे करोगे? आप बोलो इस साइकिल का पीवी कर्व बना दो। कौन सा कर्व? प्रेशर वॉल्यूम। इस साइकिल का प्रेशर वॉल्यूम कर्व बना दो। नमस्ते। जब दोनों का प्रेशर वॉल्यूम बनाओगे तुम्हें एरिया नजर आएगा, जिसका एरिया ज्यादा उसका वर्क ज्यादा। प्रेशर वॉल्यूम क्या देता है? अरे पीवी कर्व का एरिया क्या देता है? वर्क देता है ना। आप देख के बता दो कि इसका वर्क ज्यादा, डायग्राम देख के ना, जिसका एरिया ज्यादा उसका वर्क ज्यादा। अब एक मिनट, अब वापस से हम कनेक्ट करते हैं सारी बातों को जो अभी समझिए। पहली बात सुनो भाई, सुनो, अब इंपॉर्टेंट लाइन हो भाई, सुनो। पहला हमें यह समझ आया कि पूरी थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर पाए, बात नंबर एक। दूसरा, इस हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए हीट ट्रांसफर करना पड़ेगा। हीट ट्रांसफर होता है जनरली गैसेस के थ्रू। किनके थ्रू? तो हमें गैसेस को स्टडी करना पड़ता है। गैसेस को स्टडी करने के लिए गैसेस की प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ती है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, एंट्रोपी। अब इन गैसेस को स्टडी करने के लिए, इन प्रॉपर्टीज के लिए कुछ लॉ बनाए गए, उसमें 4-5 लॉ हमें देखे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलुसैक लॉ, डाल्टन लॉ और एवोगैड्रो लॉ। हमें 3 ही बेसिक है, बॉयल्स, चार्ल्स और गेलुसैक लॉ। अब ये जो लॉ हैं, इन लॉ से मिलकर बने एक आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन से हम बनाएंगे सब में होने वाले वर्क। जब हमें वर्क मिलेंगे तो हम निकाल पाएंगे किस वाले प्रोसेस में कितनी एफिशिएंसी हमारी आती है। क्योंकि जब सेकंड लॉ पढ़ोगे ना तुम लोग, मैं बताता हूं तुम्हें, तो सेकंड लॉ में क्या पढ़ोगे? एक ऐसे करके हीट ट्रांसफर की, क्यों? यहां पर इंजन है ई, यहां पर कुछ हीट लॉस हो गई, ठीक है, यहां पर कुछ वर्क बना। अब मैं पूछूं आपकी एफिशिएंसी निकालो इंजन की, तो कैसे निकालोगे बताओ जरा? कितना वर्क मिला, कितनी हीट आपने दी थी, Q1 आपके। और आप बुक जाके पढ़ना, ऐसे ही लिखा होता है एज इट इज। क्योंकि जो मैंने आपको आज बेसिक पढ़ाया ना, इतना खतरनाक है। अगर आपको समझ आ गया तो अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या समझ आया, लेकिन समझ अगर आ गया ये बेसिक, तो आगे जो मैं तुम्हें डेरिवेशन कराऊंगा इसके वर्क के और इस वाले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और न्यूमेरिकल बनते ही इन्हीं के ऊपर है, ठीक है। जबकि अगर इसका जो डेरिवेशन है आइसोथर्मल का, ये बहुत बार पूछा है दोनों का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 नंबर में आएगा तो 10 नंबर का डेरिवेशन सीधा सीधा है एडियाबैटिक का, आइसोथर्मल का 10 नंबर का है सीधा सीधा, ठीक है। मैंने आपको कुछ चीजें फिर बता दूं तोड़ तोड़ के पढ़ाई हैं, क्योंकि अगर एक साथ पढ़ाऊंगा तो एक क्लास में इतना कुछ नहीं हो पाता। गॉट इट? ठीक है, चलो अभी क्लास खत्म करते हैं।